नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है एमआई की एक और वीडियो में। यहाँ पर आज हम रिलेशन और फंक्शन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी चैप्टर फर्स्ट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। जो क्वेश्चन है वो अलग अलग कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है यहाँ पर आज। इसके अलावा आपकी एग्जाम्पलर भी कवर हो रही है। एग्जाम्पलर एक बुक है मैथ्स की जिसके क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं क्योंकि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो वो कंसेप्ट भी हमको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो वो कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो आज मैं सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करूंगा। कंसेप्ट में पहले ही समझा चुका हूँ काफ़ी कुछ, ठीक है, और मैं फिर से उसको रिपीट कर दूंगा जहाँ पर उसकी ज़रूरत होगी। तो ये अपने को करना है। देखो, इस चैप्टर के अंदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एक तो ये वाला टॉपिक है। फिर एक इन्वर्स वाला जो टॉपिक है वो है। फिर एक वन वन और ऑन टू वाला जो टॉपिक है वो है, वन वन एंड ऑन टू। ठीक है, और थोड़ा सा हायर लेवल की बात करें तो बाइनरी ऑपरेशन का भी एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपन। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 17 है। मैं एज पर द एग्जाम्पलर चल रहा हूँ, तो एग्जाम्पलर के अंदर एग्जाम्पल 17 ही है। तो शुरू करते हैं अपन। आप कोशिश कीजिए, आप पढ़ के क्वेश्चन को आप खुद जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन को आप पॉज कर दीजिए और आप अपने लेवल पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। उसके बाद में आप आंसर चेक कीजिए, तो आपको क्या चीज़ें समझ में आएगी कि वो काम कैसे कर रही है। लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड बाय एन आर एम। रिलेशन जो है वो एन आर एम से दे रखा है आपको, ठीक है, एन से एम पे। और इसकी कंडीशन हमको पकड़ा रखी है क्या, एन डिवाइड्स एम, मतलब जो एन है वो एम को डिवाइड कर रहा है, तो एम बाय एन अपने को दे रखा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो रिलेशन आर है वो रिफ्लेक्सिव, वो इन चारों में से क्या होगा। मतलब आपको चेक करना है लिटरली कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से क्या क्या हो सकता है। तो लिटरली डिवाइड की कंडीशन दे रखी है, तो देखो मेरी बात सुनो। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, एम और एन। ठीक है, एम और एन। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, एन और एन सेम हो जाएगा। ठीक है, तो एन को आपको एन से ही डिवाइड करना है। आपको पता है वन आएगा, तो हर नंबर खुद से तो डिवाइड होता ही होता है। इसका मतलब कि रिफ्लेक्सिव तो ये है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो ये हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव में दिक्कत नहीं है। सिमेट्रिक अगर चेक करना हो तो देखो एनआरएम। एनआरएम का मतलब ये है कि जो एम है वो एन से डिवाइड हो रहा है। तो बड़ा यहाँ पर एम आर एन का मतलब क्या होना चाहिए, एम आर एन का मतलब होना चाहिए एन जो है वो एम से। अब ये बात थोड़ी हजम आपको नहीं होगी, क्यों नहीं होगी। जैसे कि किसी नंबर को आप किसी और नंबर से डिवाइड करते हो, तो क्या उसको वापस आप उसके रिवर्स नंबर से डिवाइड कर सकते हो क्या। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैंने 2 को डिवाइड किया 3 से, सॉरी 3 से नहीं, 1 से। ठीक है, तो 2 1 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन क्या 1 भी 2 से डिवाइड होगा, तो ये तो हो जाएगा बट ये थोड़ी होगा। ठीक है, और एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लो, जैसे 4 को मैंने 2 से डिवाइड किया, तो वो तो हो जाएगा, पर क्या 2 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा पूरा का पूरा, नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा बट ये नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो नहीं है। ठीक है, नॉट सिमेट्रिक। फिर अपन बोल रहे हैं कि मान लो एनआरएम जो है उसका मतलब ये है कि एम जो है वो एन से डिवाइड हो रहा है। फिर अपन एक और नया नंबर ले लेते हैं यहाँ पर, एम आर ओ ले लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब ओ जो है वो एम से डिवाइड हो रहा है। तो देखो यहाँ पे मतलब क्या रहेगा, अगर ओ एम से डिवाइड हो रहा है तो ओ एन से भी होगा। सही बात है, दिस इम्प्लाइज ओ एन से डिवाइड होगा। सही बात है ना, सोच के देखो आप। जैसे कि मैंने नंबर लिया कोई 12 लिया ना, 12 अगर 6 से डिवाइड हो रहा है तो दिस इम्प्लाइज, और मान लो एंड एंड 6 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 12 3 से होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है ना, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कोई भी एग्जांपल ले लो रेंडमली, वो सक्सेसफुल है। तो यस, ट्रांजिटिव भी ये हो जाएगा। तो देखो आप कह सकते हो कि ये ट्रांजिटिव है, ये रिफ्लेक्सिव है बट नॉट सिमेट्रिक। तो जो ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है वो है ऑप्शन नंबर डी, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन है। एल डिनोट द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का सेट है। ठीक है, लेट द रिलेशन आर बी डिफाइंड बाय एल आर एम। ठीक है, दो लाइन है एल और एम। इफ एंड ओनली इफ एल इज परपेंडिकुलर टू एम, जहाँ पे एल जो है ना वो परपेंडिकुलर टू एम है, ये रिलेशन की कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, रिलेशन ध्यान रखना है, कंडीशन ध्यान रखनी है। तो ये बोल रहा है कि देन आर इज, अब ये आर क्या होगा। तो देखो पहली बात तो रिफ्लेक्सिव चेक अगर अपन करें तो क्या एल परपेंडिकुलर टू एल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर कैसे हो जाएगी बताओ मुझे। कोई भी लाइन खुद के पैरेलल हो सकती है बट खुद के परपेंडिकुलर कभी नहीं हो सकती। ठीक है ना, कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर कैसे हो सकती है, ये लाइन खुद के ही परपेंडिकुलर, खुद के पैरेलल हो सकती है बट परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा।
ठीक है, पहली कंडीशन ही फेल हो गई है तो नहीं हो सकता है ना। दूसरी बात है सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं अपन। देखो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, जैसे एल इज परपेंडिकुलर टू एम, दैट मीन्स एम इज परपेंडिकुलर टू एल। बिल्कुल सही बात है, सही बात है कि नहीं, आप सोच के देखो, ये कोई लाइन है ना, और ये एल है और ये एम है। अगर एल एम के साथ 90 डिग्री बना रही है तो एम भी तो एल के साथ 90 डिग्री बना रही है, तो ये सिमेट्रिक तो हो जाएगा, सिमेट्रिक ये हो रहा है। ठीक है, वैसे इसने एक ही कोई ऑप्शन दिया है तो अपना ऑप्शन तो बी करेक्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी अपन ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लेते हैं कि एल अगर एम के परपेंडिकुलर है और एम अगर एन के परपेंडिकुलर है तो क्या एल और एम परपेंडिकुलर होंगे, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं होंगे। देखो एल है, ये एम है और ये अपनी एन है, क्योंकि देखो एल एम के परपेंडिकुलर है और एम है वो एन के परपेंडिकुलर, एल एम एन आर पैरेलल, तो एल और एम क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। एल इज परपेंडिकुलर टू एम, नॉट एप्लीकेबल, सो नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये ओनली क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ऑलरेडी अपन ने मार्क कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अपन, एग्जांपल 19। आप चेक कीजिए, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, एफ ऑफ एन अपने को दे रखा है 2n+3, मैं भी सॉल्व कर देता हूँ, पता पड़ जाएगा ये क्या है। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है, एन से एन पे डिफाइन हो रहा है, और एफ इज पूछ रहा है एफ क्या होगा। तो देखो पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है बट रियल नंबर नहीं है। ठीक है, पॉलिनोमियल और रियल नंबर होता तो बात ही कुछ और होती। ठीक है, अब अपन चेक कर लेते हैं कि यूनिक वैल्यू आएगी या नहीं आएगी। देखो एन की जगह आप 1 रखते हो, जैसे एफ ऑफ 1 अगर आप नेचुरल नंबर, इसलिए मैं चेक कर पा रहा हूँ ना, रियल नंबर में तो बहुत लफड़े होते हैं। तो 2 × 1 + 3 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर एफ ऑफ में 2 रखूँगा तो 5 × 2 = 10 + 3 13 आ जाएगा। एफ ऑफ में 3 रखूँगा तो 3 × 2 = 6, एक मिनट, 2 पे 2 × 4 और 3 से एक में गलती हो गई, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई। ठीक है, 2 रखूँगा तो 2 दूनी 4 और 3 7 आएगा, है ना, और 3 × 2 = 6 और 3 9 आएगा। ठीक है, ऐसे चल रहा है ये, कोई दिक्कत नहीं है। तो यूनिक वैल्यू मिल रही है आपको हर बार, यानी कि 1 1 तो है, 1 1 तो डन हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऑन टू की। तो देखो एफ की जगह आप नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे चल रहा है, तो वैल्यू तो आप 1 2 3 आप बराबर रख रहे हो, बट आपको बराबर वैल्यूज नहीं मिल रही है। जैसे कि आपको इसके अंदर 1 2 3 4 नहीं मिल रहा, अब लिख दो ये है 1 2 3 4, ये चारों डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू रेंज, रेंज से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, यानी कोडोमिनो रेंज तो बराबर है ही नहीं, तो नॉट ऑन टू होगा। तो इसका मतलब ये खाली 1 1 है। अगर ये खाली 1 1 है तो 1 1 को अपन बोलते हैं इंजेक्टिव। ठीक है, और ऑन टू को अपन क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव बोलते हैं, और दोनों होते हैं तो बाइजेक्टिव, तो ये खाली इंजेक्टिव है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अपन एग्जाम्पल 20 की तरफ। सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट एंड सेट बी हैज़ 4 एलिमेंट। ए के अंदर कोई भी 3 एलिमेंट है, ठीक है ना, कोई भी 3 हो सकते हैं, और बी के अंदर कोई भी 4 एलिमेंट है। ठीक है, ए बी सी डी। हमसे जो पूछ रहा है वो देखते हैं अपन। तो नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पे कितने इंजेक्टिव मैपिंग आप डिफाइन कर सकते हो। तो देखो नंबर ऑफ इंजेक्टिव, इंजेक्टिव मैपिंग मतलब आप कितने मैपिंग कर सकते हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ, जैसे मान लो कि 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ और 3 का सी के साथ, है ना, और डी को छोड़ दिया, ये एक इंजेक्टिव मैपिंग हो गई। ठीक है, ऐसे मान लो 1 का बी के साथ भी कर सकता हूँ, 2 का ए के साथ और 3 का सी के साथ, ये दूसरी हो गई। ठीक है, इस तरह से आप कितनी इंजेक्टिव मैपिंग कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूँ कि नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग हमेशा क्या होती है, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। ठीक है ना, आप कितने अरेंजमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको 3 का अरेंजमेंट करना है 4 के साथ में, है ना, 3 का अरेंजमेंट करना है कितने के साथ में, 4 के साथ में। ठीक है, तो 4 से 3 को अरेंज करोगे तो कितने परम्यूटेशन हो सकते हैं। तो इसके आप ऐसे भी निकाल सकते हो 4 फैक्टोरियल, सीधा सीधा, या फिर आप अगर परम्यूटेशन ही करना जानते हो तो 4p3 भी आप कर सकते हो। ठीक है ना, ये दोनों का सेंस लगभग एक ही बैठता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 × 3 × 2 × 1, है ना, और 4p3 सॉल्व करो तो ये आंसर आएगा। 4 3 12 दूनी 24, 24 इसका आंसर रहेगा। और ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, अगर किसी बच्चे ने पहले वाले वीडियो भी देखे होंगे तो उसको पता होगा, पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमेशा, नंबर ऑफ जो मैपिंग्स होती है यानी इंजेक्टिव जो होंगे वो हमेशा परम्यूटेशंस होते हैं, और जो ऑन टू होते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला भी मैंने आपको बता रखा है, फॉर्मूले के थ्रू भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज 24। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, एग्जाम्पल 21।
फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर है और एफ ऑफ एक्स जो है वो साइन एक्स है। ठीक है, जी ऑफ एक्स, जी भी जो है वो रियल नंबर से रियल नंबर है और जी ऑफ एक्स जो है वो एक्स का स्क्वायर है। हमसे पूछ रहा है एफ ऑफ जी, तो देखो एफ ऑफ जी यानी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज व्हाट, जी ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर। जी ऑफ एक्स क्या है आपका, एक्स स्क्वायर है। तो एफ ऑफ एक्स, देखो एफ ऑफ एक्स अगर साइन एक्स है तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर होना चाहिए आपके लिए साइन एक्स की जगह एक्स है तो एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स की जगह आपको एक्स स्क्वायर रखना है तो एक्स की जगह आप क्या रख दो, एक्स का स्क्वायर रख दो। तो साइन एक्स का स्क्वायर आएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को ये भी दिखेगा कि साइन एक्स का होल स्क्वायर भी कर रखा है, बट ये गलत ऑप्शन है। ठीक है ना, ये गलत ऑप्शन है क्योंकि एंगल का स्क्वायर करना है हमको, अंदर खाली एक्स का स्क्वायर करना है, पूरे साइन का स्क्वायर नहीं बोला था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 22। आर से आर डिफाइन हो रहा है, एफ ऑफ एक्स अपने को दे रखा है 3x-4। ये पूछ रहा है कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या होगा। तो देखो वही बात है, एफ ऑफ एक्स को इन्वर्स के लिए एफ ऑफ एक्स को आप वाई मान लेते हो तो वाई बराबर क्या आ जाएगा आपका 3x-4। तो y+4 बराबर कितना आएगा 3x, और यहाँ से x आएगा आपका y+4/3, ये x है। ठीक है, तो x इज व्हाट, f इनवर्स ऑफ y। f इनवर्स ऑफ y क्या है आपका y+4/3। हमको तो इसमें f इनवर्स ऑफ x पूछा है, तो f इनवर्स ऑफ x क्या हो जाएगा हमारा x+4/3। तो यहाँ पे ऑप्शन है, बिल्कुल है ऑप्शन ए, x+4 हाँ यही है। ठीक है ना, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, एग्जाम्पल 23। फंक्शन आर से आर है, एफ ऑफ एक्स अपने को दे रखा है x² + 1। ठीक है, देन द प्री इमेजेस ऑफ 17 एंड -3 आर। तो देखो बच्चों, प्री इमेजेस क्या होती है, प्री इमेज एक होती है इमेज, एक होती है प्री इमेज। ठीक है ना, तो मैं आपको सिंपल, मोस्ट सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। प्री इमेज जो होती है वो एक्स होती है। ठीक है, प्री इमेज आपकी एक्स होती है और जो इमेज होती है वो एफ ऑफ एक्स होता है, ये आपका होता है। तो प्री इमेज अगर ये निकालने के लिए बोल रहा है, प्री इमेजेस ऑफ 17 एंड -3, यानी ये एक्स निकालने के लिए बोल रहा है जब इसने एफ ऑफ एक्स दे रखा है। ठीक है, तो इसने एफ ऑफ एक्स दे रखा है, जैसे कि एक इसने दे रखा है एफ ऑफ एक्स 17 दे रखा है, तो हम 17 पे एक्स निकाल देते कितना आएगा, तो एफ ऑफ एक्स का आप 17 रख दो, 17 इजिकल्स टू x² + 1, 1 को उधर लेके आओ तो 17 - 1 x² हो जाएगा, यानी कि 16 बराबर एक्स का स्क्वायर। तो एक्स की दो वैल्यू आएगी, +-4 है ना, स्क्वायर तो प्लस का 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, -4 का स्क्वायर भी 16 होता है। सेकंड इसमें यह है कि एफ ऑफ एक्स अगर मैं -3 ले लूँ तो -3 बराबर क्या मिलेगा मुझे x² + 1, 1 इधर आके माइनस का होगा तो -3 - 1 इजिकल्स टू x²। यहाँ से x² मुझे माइनस का 4 मिलेगा। तो अगर मैं x निकालना चाहूँगा तो रूट के अंदर -4। अब आपको ही पता है कि रूट के अंदर तो -4 कभी आता नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ये डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये रियल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा है, बहुत सीधी बात बोल रहा हूँ मैं, ये रियल नंबर से भी बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो अगर ये रियल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कि ये तो पार्ट ही नहीं है। ठीक है, तो -3 क्या इसकी इमेज हो सकती है, -3 इसकी मतलब इमेज हो सकती है, तो नहीं हो सकती है ना, पॉसिबल नहीं है। -3 एक्चुअली एफ ऑफ एक्स में पॉसिबल नहीं है, इसने पता नहीं कैसे दे दिया इसको, नॉट बिलोंग्स टू इवन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यानी कि ऐसा कोई प्री इमेज ही नहीं है जिसकी ये वैल्यू आए। तो अपन इसमें लिखेंगे, अपन इसमें 5 लिख देंगे ना, क्योंकि इसने 5 लिखा हुआ है ऑप्शन में, तो अपन इसका आंसर क्या देंगे 5 देंगे। तो ऐसा जो एक्स है वो नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो इसके दो आंसर हो गए हैं, एक तो 5 है और दूसरा आंसर है +4 से +4 एंड -4, +4 एंड -4, और ऐसे कुछ ऑप्शन मुझे याद दे भी रखा है, 5, 4 -4, 4 -4 और 5, 3 -3। तो ये तो ऑप्शन तो गलत है, इसको तो छोड़ दो। अब यहाँ पे दोनों ऑप्शन सेम ही है बट इसमें आगे ऑर्डर का फर्क है। तो 17 पे जो आंसर है वो अपना पहला आंसर है, 17 का आंसर 4 -4 है, यानी कि ये सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। फॉर रियल नंबर एक्स एंड वाई डिफाइन, एक्स जो है वो आई आर से रिलेट कर रहा है, सॉरी आर क्या वाई से रिलेट कर रहा है। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन दे रखी है, कंडीशन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, x - y+√2 इज एन इरेशनल नंबर। ये जो नंबर है ये बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को p से लिखा जाता है ना, p इज द इरेशनल नंबर। ठीक है,
तो p एक इरेशनल नंबर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। देन द रिलेशन r इज, तो रिलेशन r कैसे डिफाइन करोगे आप, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, अगर x और r x मतलब दोनों बराबर हो जाए तो x माइनस एक्स प्लस रूट टू, ठीक है। तो मैं चेक करूंगा तो x माइनस एक्स जीरो हो जाएगा, दैट इज ओनली रूट टू बचेगा, बिलोंग्स टू p। रूट टू तो इरेशनली होता है, यानी कि यस ये रिफ्लेक्सिव है। तो मुझे लगता है मेरा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव तो प्रूव हो चुका है और यहाँ पे एक एक ऑप्शन ही दे रखा है, तो इसका आंसर तो रिफ्लेक्सिव ही है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। अब इसको चेक करूँ या नहीं करूँ, जो भी है खैर, पर मैं आपको इतना जरूर कह देता हूँ कि एक्स आर वाई, अगर एक्स माइनस वाई प्लस रूट टू, ठीक है। तो मैं अगर इसको उल्टा भी लिख देता हूँ, वाई माइनस एक्स प्लस रूट टू, ठीक है। तो अगर ये अगर बिलोंग कर रहा है इरेशनल नंबर से, तो ये वाला बिलोंग करे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा, ठीक है। पर मुझे लगता है ये भी बिलोंग कर रहा है। अच्छा मैं समझ गया, माइनस नहीं कॉमन लिया मैंने, ठीक है। हाँ माइनस के साथ लिखूंगा तो अब थोड़े चांसेस बनेंगे। देखो ये माइनस जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये माइनस क्या है कि इस वाले रूट टू को कैंसिल आउट करने की ताकत रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जीरो आ सकता है, एंड जीरो इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है। इट मे बी जीरो, इट मे बी जीरो, ठीक है। और जीरो जो होता है वो बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, क्यू से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे इस तरह के लफड़े आ रहे हैं, ठीक है। ये मैंने सिमेट्रिक के लिए देखा था, वैसे आप चाहो तो ट्रांजिटिव के लिए आप खुद देख सकते हो, ठीक है। ट्रांजिटिव में भी कुछ ना कुछ तो लफड़ा होगा, ठीक है, इसलिए बिलोंग नहीं कर रहा होगा। हालांकि एक सिंगल ऑप्शन ही सेलेक्ट करना है, तो रिफ्लेक्सिव अपन ने सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन, अब अपन आ चुके हैं ऑब्जेक्टिव टाइप एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये कौन सी एक्सरसाइज है, तो ये एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज है, ठीक है। जो आपके एग्जाम्पलर की बुक है उसकी एक्सरसाइज है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे 28 क्वेश्चन से एमसीक्यू स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने 28 से ही इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। तो लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए यूक्लिडियन प्लेन, यूक्लिडियन प्लेन दे रखा है, ठीक है। लेट रिलेशन आर ऑन टी डिफाइंड बाय, ठीक है। आर जो रिलेशन है वो ट्राइंगल पर है ना, टी पर है। इफ ए इज कॉन्गुरेंट टू बी, ए जो है वो बी पे कॉन्गुरेंट है, ये अपना रिलेशन है, ठीक है। रिलेशन तो ए आर बी है, मतलब ए आर से भी, ए जो है वो बी से रिलेट कर रहा है, ठीक है। और उसमें कंडीशन दे दी इसने, ए इज कॉन्गुरेंट टू बी, ए और जो बी है वो कॉन्गुरेंट है, ठीक है। अगर ए और बी कॉन्गुरेंट है तो मेरी बात सुनो, एक खुद के तो कॉन्गुरेंट हो गई होगा, है ना। इसको ऐसे लिखता हूँ, ऐसे सही लिख रहा था वैसे मैं, एक खुद के तो कॉन्गुरेंट हो गई होगा, इसका मतलब ए रिलेटेड टू ए तो सही है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव की तो आप टेंशन ही मतलब, तो इसके अंदर देखो रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो सही हो जाएगा, और सी वाला ही पॉसिबल, तो ए और सी में से कोई एक ऑप्शन रहेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अपन सेकंड, फिर अपने को सिमेट्रिक चेक करना है। देखो ए अगर बी के कॉन्गुरेंट है तो दिस इम्प्लाइज बी भी जो होगा वो ए के कॉन्गुरेंट होगा, इसमें क्या शक है, ठीक है ना। ए अगर बी के कॉन्गुरेंट तो बी भी ए के कॉन्गुरेंट होगा, यानी कि अगर ए आर बी है, दिस इम्प्लाइज बी आर ए भी तो होगा, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक भी हो रहा है, साफ साफ सिमेट्रिक हो रहा है, ठीक है। तो सिमेट्रिक भी हो गया, अब रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव भी चेक करना पड़ेगा अपने को, हालांकि सी ऑप्शन मुझे करेक्ट लग चुका है, ठीक है। पर चेक कर लेते हैं। देखो ए अगर बी के कॉन्गुरेंट है और बी अगर सी के कॉन्गुरेंट है, तो इसका मतलब ये है कि ए और सी भी कॉन्गुरेंट होंगे, ठीक है ना। यानी कि ए रिलेट करेगा सी से, है ना। अगर ए रिलेट कर रहा है बी से और बी रिलेट कर रहा है सी से, तो ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, तीनों हो जाएंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन इसका सही आंसर है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अपन। कंसिडर नॉन एम्प्टी सेट कंसिडरिंग चिल्ड्रन इन अ फैमिली इन द रिलेशन आर डिफाइंड बाय ए आर बी। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए जो है वो बी का भाई है, ठीक है। तो देखो रिलेशन कैसे काम करेगा समझना वो जरूरी है। तो रिलेशन क्या होगा, है ना। तो चेक कर लेते हैं इसको। तो देखो सबसे पहली बात ये है, मैट्रिक के लिए अगर ए को ए से रिलेट करना है तो ए इज ब्रदर ऑफ बी, सॉरी ए इज ब्रदर ऑफ ए। एक खुद का भाई हो सकता है क्या, ये नॉट पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई खुद का भाई कैसे हो सकता है, ठीक है ना। आप खुद का भाई खुद खुद नहीं हो सकते हो, आप खुद कोई और आपका भाई होगा, ठीक है। तो ये नॉट पॉसिबल, यानी कि नॉट रिफ्लेक्सिव।
तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव की इसने बात ही नहीं करी है, छोड़ दो रिफ्लेक्सिव को। फिर ए आर बी का मतलब क्या है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए जो है वो बी का ब्रदर है। तो अगर मैं इसको बी आर ए लिखता हूँ तो इसका मतलब होगा बी इज ब्रदर ऑफ ए। तो इसके अंदर थोड़ा सा लफड़ा है, ये सही भी है गलत भी है। बी जो हो सकता है वो सिस्टर हो सकती है, बी कैन बी सिस्टर, ठीक है ना। बी जो हो सकती है वो सिस्टर भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि सिस्टर के भाई को भी भाई बोलेंगे, लेकिन अ, उसको बहन को तो सिस्टर बोलेंगे ना। तो नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक तो नहीं हो सकता, ठीक। फिर थर्ड केस ले लेते हैं अपन, कि अगर ए आर बी अपन ले रहे हैं, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ठीक है, और उसके बाद में बी आर सी ले लेते हैं और बी को भी ब्रदर मान लेते हैं, बी इज ब्रदर ऑफ सी। देखो ए जो है वो बी का भाई है, और जो बी है वो किसी सी का भाई है, तो इसका मतलब ए जो है वो सी का भी भाई होगा। तो ए आर सी का मतलब क्या हो जाना चाहिए, ए इज ब्रदर ऑफ सी। तो ये बात सही है, बिल्कुल सही है। सी सिस्टर हो सकती है भले ही, लेकिन ए तो उसका भाई कहलाएगा ना, क्योंकि ए अगर बी का भाई है तो सी का भी तो भाई होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि यस पॉसिबल है, तो ये ट्रांजिटिव तो है, ठीक है। तो अब इसमें जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो देख लो आप, ट्रांजिटिव है, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव दे रखा है, बहुत सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव नहीं है, ओनली ट्रांजिटिव है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन द सेट ए जो सेट है आपको वो दे रखा है 1 2 3। आपको पूछ रहा है इसमें मैक्सिमम कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं। तो देखो मेरी बात सुनो, एक रिलेशन तो ये बन जाएगा 1 1 2 2 और 3 3। अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, ठीक है ना, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। फिर एक और रिलेशन में लिखता हूँ यहाँ पर 1 1 2 2 3 3, ये रिफ्लेक्सिव तो है ही है। एक नंबर इसमें ऐड करता हूँ 1 2, अगर 1 2 ऐड करूंगा तो मुझे 2 1 भी ऐड करना पड़ेगा, क्यों, मुझे इक्विवेलेंस रिलेशन चाहिए, ठीक है। तो अब ये आप चेक कीजिए, ये रिलेशन भी इक्विवेलेंस है, ठीक है, कि रिफ्लेक्सिव तो है ही है, सिमेट्रिक बना दिया मैंने, और ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, ये 1 2 2 1 का 1 1, ठीक है ना, 2 1 1 2 का 2 2 भी है अपने पास में, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला 1 1 2 2 3 3, फिर 1 2 और 2 1 तो है, अब मैं इसमें 1 3 भी ऐड कर देता हूँ, तो 1 3 ऐड करते ही 3 1 भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप चेक कर लीजिए आप, 2 1 2 1 1 3 और 2 3 भी चाहिए मुझे, अब ट्रांजिटिव बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो मुझे 1 का 2 3 भी चाहिए, अगर 2 3 लगाऊंगा तो 3 2 भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के 9 एलिमेंट हो चुके हैं। एक ये रिलेशन भी पॉसिबल है, तो ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, ये रिफ्लेक्सिव है तीनों की वजह से, बाकी सिमेट्रिक तो बना ही रहा हूँ मैं। और ट्रांजिटिव भी आप चेक कर सकते हो, 2 3 3 2 का 2 2 अवेलेबल है, 1 3 3 1 का 1 1 अवेलेबल है, 3 1 3 1 और 1 3 का 3 3 अवेलेबल है, और चेक कर लो आप, 1 2 2 3 का 1 3, 1 2 2 3 का 1 3 भी अवेलेबल है, ठीक है। और 2 1 1 3 का 2 3 भी अवेलेबल, सब अवेलेबल है इसमें, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। अब एक और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 1 1 2 2 3 3, ठीक है। और उसके बाद में देखो, मैं जैसे यहाँ पे 1 2 2 1 ऐड किया था ना, तो मैं 1 3 और 3 1 भी तो ऐड कर सकता हूँ, ठीक है ना, 1 3 और 3 1 भी ऐड कर सकता हूँ। अब भी ये रिलेशन क्या होगा, कंप्लीट होगा, ये अगर इक्विवेलेंस था तो ये भी तो होगा, चेक कर सकते हो आप, ठीक है। तो चार तो मैं लिख चुका हूँ, तो आंसर तो मुझे कंफर्म हो गया कि 5 ही है। अब एक पांचवा कौन सा है वो भी अपन लिख देते हैं, 1 1 2 2 3 3। फिर उसके बाद में देखो मैं समझाता हूँ, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, ठीक है। तो बस एक 2 3 और बाकी रह गया, तो 2 3 और उसका उल्टा 3 2, ये आप और ऐड कर दो, ठीक है। तो ये रिलेशन भी आपका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो ये पांच इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, पांचों रिलेशन पॉसिबल है, ठीक है। दिस इज द आंसर, दिस इज द सॉल्यूशन।
अगला है रिलेशन आर ऑन द सेट 1 2 3 इज डिफाइंड बाय, ठीक है, आर जो है वो डिफाइंड हो रहा है खाली 1 2 से, रिलेशन खाली 1 2 से डिफाइंड हो रहा है। देन आर इज, तो रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा क्योंकि 1 2 3 पे 1 1 2 2 3 3 चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव तो भूल जाओ, ठीक है। ट्रांजिटिव तो देखो 1 2 है, इसका कोई 2 के आगे का नंबर नहीं है तो 3 की अपन बात ही नहीं करेंगे, यानी कि ट्रांजिटिव तो ये होगा, ठीक है ना। और सिमेट्रिक भी नहीं होगा क्योंकि 1 2 है बट 2 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि ट्रांजिटिव कैसे हो जाएगा, तो मैं समझा देता हूँ कि 1 2 है और ओनली 1 2 है बस, तो 1 2 के अलावा अगर यहाँ पे 2 3 होता तो हम 1 3 ढूंढते हैं, लेकिन 2 3 भी नहीं है तो हम 1 3 क्यों ढूंढे, ठीक है। अब क्योंकि 2 3 अवेलेबल नहीं है तो इसमें इसकी गलती नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव माना जाएगा, ठीक है, इसको ट्रांजिटिव मानेंगे अपन। मैं आपको एक और बात समझा दूं कि नल फंक्शन भी ट्रांजिटिव होता है, नल फंक्शन भी क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है, ठीक है ना, और सिमेट्रिक भी होता है एक्चुअली, बाकी ये ट्रांजिटिव तो होता ही होता है, ठीक है। अब ये ऐसा यहाँ तो आपको सिमेट्री चाहिए क्योंकि 1 2 का 2 1 तो आपको चाहिए ना, तो 1 2 का 2 1 नहीं है, इसलिए ये ना तो सिमेट्रिक तो हो भी नहीं सकता और रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, तो ओनली ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, let us define the relation r in real number, that the bold r is real number, ठीक है ना, ये रियल नंबर है, तो ए आर बी ये रिलेशन है, और इसमें बोला है कि इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, तो सबसे पहले तो अपन रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं, तो अगर ए रिलेशन में ए से लूँगा तो ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए हो जाएगा, तो ए से बड़ा तो नहीं बट बराबर तो होता है, ठीक है ना, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड, अगर इसमें ए आर बी है, ठीक है, तो मैं बी आर ए भी ढूंढूंगा, तो देखो ए आर बी का मतलब ए जो है वो बी के बराबर या बी से बी के बराबर या बी से बड़ा है, ठीक है। तो क्या इसका उल्टा पॉसिबल है कि बी जो हो वो ए से बड़ा या फिर ए के बराबर, तो देखो मेरी बात सुनो, सेम कंडीशन पे तो पॉसिबल नहीं है, सेम कंडीशन मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए या तो बड़ा है या बराबर है, तो मैं बोल रहा हूँ कि बी भी बड़ा या बराबर, तो दोनों बातें खजम नहीं होती। आप क्या तो इसको बड़ा बोल दो या इसको बड़ा बोल दो, किसी एक को आप बोल सकते हो, डेट मीन्स नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक तो नहीं है, ठीक है। फिर ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं अपन, देखो ट्रांजिटिव में खाली कंडीशन में चेक कर रहा हूँ ना, एग्जाम में आपको ऐसे चेक करना होता है, तो ए अगर बी से बड़ा है और बी जो है वो सी से बड़ा है, तो इसका मतलब ए तो कंफर्म सी के बराबर या सी से बड़ी होगा, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है ना, ट्रांजिटिव भी होगा, तो ऑप्शन जो मैच करेगा ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट 33, ए आपको दे रखा है और रिलेशन भी आपको बना के इसने दे रखा है, आपको चेक करना है कि वो क्या क्या होगा, तो देखो 1 2 3 का 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है ना, तो ए या बी में से कोई एक ऑप्शन होगा। फिर आगे चेक कर लेते हैं, फिर 1 2 है तो उसका 2 1 अवेलेबल कहाँ है, 1 2 का 2 1 नहीं है, मतलब सिमेट्रिक तो नहीं है, ठीक है, नॉट सिमेट्रिक। फिर ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं, 1 2 का 2 3 है तो 1 3 भी है, बिल्कुल है, 1 2 पे 2 3 है तो 2 1 3 भी है, ठीक है, ठीक है, लेकिन 2 2 पे 2 3 पे 2 3 ठीक है। और भी चेक कर लीजिए आप, और कोई बोल्ड पेयर 1 2 का नहीं, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव आ रहा है और ट्रांजिटिव आ रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ये सब कोई ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं है, बट रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक दे रखा है, रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, ये ऑप्शन तो हटा दो आप, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ये ऑप्शन भी करेक्ट है, ठीक है। तो मुझे जो सही ऑप्शन लगता है बिल्कुल यहाँ पर वो ए लग रहा है मुझे, ठीक है ना, क्योंकि ट्रांजिटिव तो है ही है, ठीक है, ट्रांजिटिव तो है, हालांकि मेंशन नहीं है इसके अंदर, बाकी रिफ्लेक्सिव तो ये है ही है, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक नहीं है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और सामने दिख रहा है, सभी देख सकते हो आराम से, इस ऐसे क्वेश्चन स्कोरिंग होते हैं। द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस फॉर सीबीएसई, ठीक है, देख जो फंक्शन है वो क्यू पे डिफाइंड हो रहा है, ठीक है, और आगे आपको लिखा हुआ है कि जो ए स्टार बी का ऑपरेशन है वो है ए बी बाई 2, ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है इज,
ठीक है, आइडेंटिटी इसका एलिमेंट क्या होगा? बाइनरी ऑपरेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट सबको पता होना चाहिए किस कंडीशन को आइडेंटिटी एलिमेंट बोला जाता है। आइडेंटिटी एलिमेंट बाइनरी ऑपरेशन में ई को बोला जाता है। ठीक है, और बोलते हैं कि ए बाइनरी ऑपरेशन विद ई आपका ए ही आता है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये कंडीशन को फॉलो कराना है अपने को। ठीक है, तो अपने को जो दे रखी कंडीशन वो है ए बी बाई टू। तो अपन ये मानेंगे कि ए स्टार ई जो है ये अपना आना चाहिए क्या, ए बी बाय टू। ठीक है ना, मतलब ए ई बाई टू है ना, इसको ई से रिप्लेस कर देंगे अपन, बी को अपन ई से रिप्लेस कर देंगे। जैसे ए स्टार बी पे ए बी बाई टू है तो ए स्टार ई पे ए ई बाई टू आना चाहिए। ठीक है, अब हमको ई निकालना, ई फॉर द आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, ई फॉर द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो सॉल्व करेंगे अपन इसको, देखो तो मल्टीप्लाई के साथ में सॉल्व कर दीजिए इसको, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट का नियम क्या बोलता है, ए स्टार ई जब आप करोगे तो क्या आएगा आपका, ए ही आएगा। तो ए ई बाई टू आपका किसके बराबर हो जाएगा, ए के। ए से ए कट जाएगा और ई बराबर आपको कितना मिल जाएगा, टू मिल जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आउट ऑफ सिलेबस है बट कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इफ द सेट ए कंटेन्स 5 एलिमेंट एंड सेट बी कंटेन्स 6 एलिमेंट, ए के अंदर 5 एलिमेंट है और बी के अंदर 6 एलिमेंट है, देन द नंबर ऑफ वन वन एंड ऑन टू मैपिंग। देखो वन वन की मैपिंग कितनी होगी, फ्रॉम ए टू बी। तो मैंने आपको पहले भी समझाया कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो आप यहाँ कर सकते हो, दैट इज नंबर ऑफ परम्यूटेशन भी कह सकते हो आप, वही वन वन की मैपिंग होती है। तो आप क्या है आराम से यहाँ से निकाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे अपना परम्यूटेशन करना पड़ेगा, कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट पे 5 एलिमेंट का परम्यूटेशन करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है वन वन का। ठीक है, फिर ऑन टू की बात करेंगे अपन। तो ऑन टू के लिए एक और क्लियर कंडीशन है, क्लियर कंडीशन ये है ऑन टू की, पहले कंडीशन की बात कर लेते हैं। कंडीशन ये है कि सारे के सारे एलिमेंट जो सेट बी के वो कवर हो जाने चाहिए। अब देखो सेट ए और बी में एक लफड़ा हो रहा है, क्या लफड़ा हो रहा है, सेट ए में 5 एलिमेंट है और सेट बी के अंदर 6 एलिमेंट है। तो मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या ये कभी ऑन टू हो पाएगा, ये नेवर बीइंग ऑन टू, ये कभी ऑन टू होगा ही नहीं। ठीक है ना, मतलब ये हो ही नहीं सकता ऑन टू। अगर ये ऑन टू नहीं हो सकता तो आपको ऑन टू की मैपिंग कितनी मिलेगी, तो ऑन टू की मैपिंग आपको 0 मिलेगी। ऑन टू की मैपिंग आपको कितनी मिलेगी, वो आपको 0 मिलेगी, मिलेगी नहीं ऑन टू की मैपिंग। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा था हमसे, नंबर ऑफ वन वन एंड ऑन टू मैपिंग्स, मतलब ये हमसे वन वन एंड ऑन टू पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि बाइजेक्टिव मैपिंग पूछ रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि बाइजेक्टिव मैपिंग जो होगी यहाँ पर वो 0 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप खुद देखो ऑन टू मैपिंग तो 0 है, परम्यूटेशन वन वन के बोले कितने भी हो जाए, बट ऑन टू तो 0 है तो दोनों मिला के तो 0 ही आएंगे। ठीक है ना, दोनों जो दोनों साथ में हो ऐसी मैपिंग तो 0 ही होगी, क्योंकि ऑन टू तो हो ही नहीं पाए। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ध्यान रखना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में आपको, जरा सी गलती आपको भारी पड़ जाएगी। 36 क्वेश्चन है, ए जो है वो A1 2 3 से लेकर एन तक है, बी जो है वो ए बी है। नंबर ऑफ सर्जेक्शंस फ्रॉम ए टू बी इज, हमसे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस पूछ रहा है। तो देखो नंबर ऑफ ऑन टू जो फंक्शन होते हैं वो, अब क्योंकि सीरीज में ए में तो बहुत सारे नंबर है, इससे 1 से लेकर एन तक, बी के अंदर आपके 2 एलिमेंट है, तो इसमें वन टू फंक्शन कैसे बनेंगे, जैसे 1 जो है वो ए से रिलेट कर रहा है, ठीक है, और जो 2 है वो बी से रिलेट कर रहा है, एक अपना ये हो गया, और बाकी जो सारे वो छूट जाएंगे अपने। ठीक है, ठीक है, फिर वैसे दूसरा ये हो सकता है कि 2 और 3 आपस में 2 ए से और 3 बी से रिलेट करें, फिर 3 ए से और 4 बी से, या फिर 1 ए से 3 बी से, मतलब बहुत सारे आपको एलिमेंट दिख जाएंगे, बहुत सारे बहुत सारे। तो यहाँ पर क्या है कि टोटल n एलिमेंट्स है और उनके पास में क्या है कि 2 ऑप्शन है। वो 2 ऑप्शन कौन कौन से हैं, ए और बी। ठीक है, तो 2 ऑप्शन पे n एलिमेंट का जो परम्यूटेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखो परम्यूटेशन ऑफ n एलिमेंट्स ऑन 2 ऑप्शन,
दो ऑप्शन पे n एलिमेंट्स का जो परम्यूटेशन है, ठीक है, दो ऑप्शन पे ना, दैट इज 2 की पावर n, ठीक है। ये अपने सारे के सारे, अच्छा ये सारे के सारे पॉसिबल फंक्शन भी है, आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। पॉसिबल फंक्शंस जो होते हैं ना, वो भी आपके 2 की पावर n ही होते हैं। लेकिन हमसे ये पॉसिबल फंक्शन और परम्यूटेशन दो पे पूछ नहीं रहा, हमसे पूछ रहा है ऑन टू फंक्शन कितना है। देखो ऑन टू की अगर मैं बात करूँ तो इसमें थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। 2 की पावर n तो हो रहा है, लेकिन इसके अंदर से क्या है कि दो एलिमेंट ऐसे हैं, मतलब दो केस ऐसे हैं जो बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे 1 का a के साथ, 2 का b के साथ, 3 सॉरी 1 का a के साथ, 2 का a के साथ, 3 का a के साथ, मतलब सबका a के साथ, मतलब b को छोड़ दिया। ये एक केस हो सकता है, ठीक है ना। और वैसे ही दूसरा केस क्या हो सकता है, 1 का b के साथ, 2 का b के साथ, 3 का b के साथ से लेके n भी b के साथ। तो दो केस यहाँ पे और ऐसे बन सकते हैं जो आपके ऑन टू नहीं होंगे ना, क्योंकि देखो अगर बात सुनो मेरी, 1 से लेके n तक के सारे एलिमेंट अगर a से रिलेट करेंगे और b से नहीं करेंगे तो वो ऑन टू रहेगा ही नहीं। और वैसे ही 1 से लेके n तक के सारे b से करेंगे और a से नहीं करेंगे तो भी ऑन टू नहीं रहेगा। लेकिन ये सिर्फ वो दो केस है जिसमें वो ऑन टू नहीं होगा। तो टोटल फंक्शन जितने भी आपके बनेंगे उनमें से अगर आप दो केस माइनस कर दो, ठीक है ना, आप दो केस क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपको नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा समझने वाला टॉपिक है, इसको समझा जा सकता है। इसमें मैंने परम्यूटेशन का कंसेप्ट यूज़ किया है। और 2 की पावर n यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि दो बॉक्सेस को आपको फिलअप करना है n नंबर से, ठीक है। मैं समझा देता हूँ, जैसे दो बॉक्सेस है, ठीक है। तो पहले बॉक्स में कितने चांसेस है, तो 1 से लेके n तक के कितने चांस हो गए, पहले बॉक्स में n चांस हो गए। अगर किसी को परम्यूटेशन आता हो तो उसको ये समझ में आएगा ना, जिसको परम्यूटेशन ही नहीं आता उसको ये टॉपिक किसी काम का नहीं उसके लिए। तो पहले जो बॉक्स है उसमें कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, n एलिमेंट आ सकते हैं। दूसरे बॉक्स में भी कितने एलिमेंट आ सकते हैं, n आ सकते हैं। रिपीटेशन वगैरह की तो बात ही नहीं कर रहा है ये, ठीक है। तो पहले में n और दूसरे में n आ सकता है, ठीक है। तो टोटल परम्यूटेशन आपके कितने हो जाएंगे, n इंटू n हो जाएगा, ठीक है। जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, नहीं नहीं सॉरी उल्टा बोल दिया, उल्टा बोल दिया मैंने, उल्टा बोल दिया। दो बॉक्सेस नहीं है, n बॉक्सेस है, ठीक है ना, n बॉक्सेस है, ऐसे करके n बॉक्सेस है, ठीक है। दो नहीं है, n बॉक्सेस है। तो ऐसे n बॉक्सेस है, हर बॉक्स के अंदर आप कितने एलिमेंट फिलअप कर सकते हो, दो फिलअप कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसमें आप दो में से कोई एक, इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, ऐसे दो कितनी बार कर सकते हो आप, n टाइम्स कर सकते हो। तो इसलिए 2 की पावर n बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये टोटल फंक्शंस होंगे आपके, जो फंक्शंस आप बना सकते हो। हालांकि इसको फॉर्मूला बना के याद भी किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पर आपके m एलिमेंट्स हो, ठीक है ना, यहाँ पे आपके m एलिमेंट्स हो और यहाँ पे आपके n एलिमेंट्स है, ठीक है। तो आप n की पावर m लिख सकते हो, ठीक है। n की पावर क्या लिख सकते हो आप, m लिख सकते हो, ठीक है ना। ऐसे भी आप लिख सकते हो, ये टोटल फंक्शन होंगे, ध्यान रखना आप। ये कभी भी ऑन टू फंक्शन की बात नहीं हो रही है, टोटल फंक्शन की बात हो रही है, ठीक है। ऑन टू तो अब तक को निकालने पड़ेंगे चालाकी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। लेट एफ आर से आर बी डिफाइंड बाय एफ एक्स। एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है 1/x, रियल नंबर है। एफ इज 1 1 ऑन टू, देखो एक्स की अलग अलग वैल्यूज पे आपको वाई की अलग अलग, मतलब एफ ऑफ एक्स की अलग अलग वैल्यू आपको बिल्कुल मिलेगी, ठीक है। तो 1 1 तो ये होगा। तो आपके पास ऑप्शन दो है, 1 1 है या बाइजेक्टिव है। फिर अगर अपन 1 1 तो ये मान लो हो जाता है, ठीक है। फिर अपन ऑन टू चेक करते हैं। अगर तो ऑन टू चेक करने का मतलब ये कि कोई जो एफ ऑफ एक्स है वो पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स पूरा कवर हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 1/x जैसे मैं 1 रखता हूँ, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स में 1/2 रखता हूँ, तो रेसिप्रोकल नंबर तो ये कवर कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें एक दिक्कत आ रही है, वो जब आ रही है तब मैं जीरो रख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं जीरो, क्योंकि जीरो भी रियल नंबर का पार्ट है, और इसने अपने को क्या है कि कंडीशन में रियल नंबर से रियल नंबर दिया है, तो इसका मतलब जीरो रखने का हक है मेरा। तो अगर मैंने जीरो रखा तो मेरा आंसर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि जीरो जो होता है वो डिफाइन नहीं होता, ठीक है ना। 1/0 इज नॉट डिफाइंड, ये कभी डिफाइन नहीं होता। तो 1/0 क्योंकि डिफाइन नहीं होता, तो मेरे ऑन टू फंक्शंस में एक चक्कर पड़ गया है कि मेरा फंक्शन ही डिफाइन नहीं हो रहा है। अरे बात समझो, फंक्शन ही डिफाइन नहीं हो रहा है, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। मेरा फंक्शन अनडिफाइंड है। क्यों अनडिफाइंड है, क्योंकि मेरे को जो डोमेन दिया है, डोमेन जो दिया है, डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। और उसमें जीरो भी आएगा, और जीरो अगर आता है तो मैं जीरो रखूंगा तो मेरा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो या तो मुझे ये डोमेन ऐसा देवे, ठीक है, जिसमें आर माइनस, इसको मुझे डोमेन है ना, इसने मुझे डोमेन ये दिया, ठीक है, पर इसको देना चाहिए था ये डोमेन इज आर माइनस
0, ये मुझे डोमेन देना चाहिए था। अब इसने जो डोमेन दिया उसके बेस पे तो मेरा फंक्शन डिफाइन नहीं होने वाला है। क्लियर है? तो फंक्शन ही अगर डिफाइन नहीं होगा तो मैं क्या 1 1 क्या 1 2 की बात करूँगा? ठीक है, कोई सेंस इस बात का। फंक्शन इज नॉट डिफाइंड इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है ना, ऐसा नहीं जल्दबाजी में खड़े आप 1 1 1 2 निकालते लग जाओ और ये भूल जाओ कि फंक्शन की रेंज क्या दे रखी है ना। तो ये जो दे रखा होता है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये क्या क्या दे रखा है आपको ध्यान देना है, ये बहुत मायने रखता है। फिर 38 पे आते हैं अपन। आर से आर है, रियल नंबर है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x² - 5 दे रखा है, ठीक है। और जी ऑफ एक्स मुझे दे रखा है यहाँ पर, तो जी ऑफ एक्स जो दे रखा है वो x/x² + 1 दे रखा है। तो ये बोल रहा है जी ऑफ एफ निकाल दो। तो देखो जी ऑफ एफ के लिए जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। तो एफ ऑफ एक्स इज व्हाट? एफ ऑफ एक्स इज 3x² - 5, 3x² - 5 ये। तो अब मुझे क्या करना है, ये पूरी की पूरी वैल्यू उठा के रखनी है मुझे ये इसके अंदर जी एक्स की इक्वेशन में, ठीक है ना। तो देखो जी ऑफ एक्स ये था, तो जी ऑफ दिस विल बी, एक्स की जगह आपको ये रखना है 3x² - 5। तो रख देता हूँ मैं, तो जी ऑफ 3x² - 5 इज इक्वल्स टू, एक्स की जगह 3x² - 5, नीचे थोड़ा लफड़ा करेगा ये, 3x² - 5 का स्क्वायर हो रहा है शायद, हाँ, +1। सॉल्व करते हैं इसको, 3x² - 5 अपॉन, देखो होल स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9, एक्स का 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस, ठीक है, 3 5 जा 15 और 15 2 जा 30, तो -30 का x² +1 यहाँ पे आपको दे रखा है। सॉल्व करते हैं इसको फर्दर, ठीक है, ये जी ऑफ एफ निकल रहा है ना, तो ऊपर तो 3x² - 5 ही है, नीचे 9x⁴ हो चुका है, ठीक है, इधर -30x² हो चुका है, और इधर से 25 और एक 26 हो चुका है, ठीक है। अगर ये MCQ तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है कैसा? 30 और +26, पहला ऑप्शन ही मैच कर रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट है ना। एक मिनट, इस था क्या? 9 30 26, ठीक है, 9 30 26 बिल्कुल मैच कर रहा है, 9 30 2 26 9 6 26, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ये आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपन, कुछ और क्वेश्चन रह गए हैं बस, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, वीडियो ठीक ठाक लंबा हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड आर बाइजेक्शन? आपको पता है ना कि जेड से जेड पे बाइजेक्शन, बाइजेक्शन मतलब 1 1 और ऑन टू दोनों होने चाहिए, ठीक है। और जेड से जेड बोल रहा है ना, जेड आर द इंटीजर्स, रियल नंबर भी बोलता तो बात कुछ और ही होती, ठीक है, कुछ रहना नहीं चाहिए। तो देखो सबसे पहला तो ये एफ ऑफ एक्स बराबर x³ है, तो ये 1 1 हो जाएगा, बट ये ऑन टू नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, 1 1 हो जाएगा बट ऑन टू नहीं हो पाएगा। एफ ऑफ एक्स, क्या मैं एक एक को सॉल्व करके दिखाऊं? मतलब लिटरली एक एक सॉल्व तो कैसे करेंगे, ठीक है, पर ये सब क्वेश्चन करे हुए हैं। जैसे एक्स का क्यूब है, चलो मैं दिखाई देता हूँ यार, जैसे एफ ऑफ एक्स अगर एक्स का क्यूब है तो 1 1 तो ये हो जाएगा, ऑन टू क्यों नहीं होगा? देखो क्यूब के अंदर जैसे मैं 2 का क्यूब निकालता हूँ तो वो 8 आएगा, ठीक है, अगर मैं 3 का निकालता हूँ तो वो 27 आएगा। तो बीच के नंबर तो मिस हो गए ना भाई, बीच के नंबर थोड़ी आएंगे एफ ऑफ एक्स में, नहीं आएंगे, तो सीधी सीधी बात है, ये नॉट ऑन टू हो जाएगा, ठीक है, नॉट ऑन टू, ऑन टू नहीं है ना, 1 1 है, 1 1 है, बी जो है वो भी 1 1 है, ठीक है। ऑन टू चेक करा यहाँ पर अपन, तो 1 रखेंगे तो 2 + 1 3 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 + 2 4 आ जाएगा, देखो ये कुछ काम कर रहा है, 3 रखेंगे तो 5 आएगा, है ना। तो ये लगातार काम कर रहा है, और अगर आपको उससे कम चाहिए तो आप 0 रख दो, तो 0 पे आपको 2 मिल जाएगा, और कम चाहिए तो आप -1 रख दो, -1 पे आपको 1 मिल जाएगा, है ना, एफ ऑफ -1 पे आपको 1 मिल जाएगा, एफ ऑफ -2 पे आपको 0 भी मिल जाएगा, आपको क्या चाहिए, आपको सब मिल जाएगा, है ना। ये फंक्शन आपको सब कुछ दे रहा है, तो ये फंक्शन ऑन टू भी है, और 1 1 तो खैर दिख ही रहा है डायरेक्टली, यूनिक वैल्यू आती है तो 1 1 है, एक्स की जगह आप 1 रखते हो, देखो सबकी यूनिक वैल्यू आ रही है, तो 1 1 तो है, ऑन टू भी है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो मेरा आंसर तो मुझे मिल चुका है, ठीक है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सी और डी को अगर फिर भी चेक करना तो कर लेते हैं। जैसे सी को अगर मैं चेक करता हूँ, सी वाले पार्ट को, तो एफ ऑफ एक्स 2x + 1 मुझे दे रखा है, ठीक है, तो अगर मैं इसकी जगह एफ ऑफ एक्स अगर मेरा 2x + 1 है, तो अगर मैं इसकी जगह एफ ऑफ 1 रखता हूँ तो 2 + 1 3 आएगा,
फिर एफ ऑफ टू रखता हूँ, 2 to the 4 और एक 5, 5 आ रहा तो 4 मिसिंग हो गया, ठीक है ना, 4 इसके अंदर मिसिंग हो गया, 4 नहीं आएगा तो नॉट ऑन टू, ये भी 1 1 तो है बट नॉट ऑन टू है। फिर लास्ट वाला जो है एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो 1 1 ही नहीं है, नॉट 1 1, 1 1 भी नहीं है, क्यों नहीं है, देखो एफ ऑफ -1 पे भी आपको ये 2 देगा और एफ ऑफ +1 पे भी आपको ये 2 देगा, चेक कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये 1 1 ही नहीं है तो बात ही छोड़ो इसकी, क्लियर है। इस तरह से अपन को उसको चेक करना पड़ता है ना, तसल्ली से करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 40, हमेशा पहले बाइजेक्शन पूछो तो 1 1 देख लो, 1 1 देखना इजी है, 1 1 आप इजीली देख लोगे, फिर आप बाइजेक्शन पे 1 2 देख सकते हो। तो एफ आर से आर पे जा रहा है, फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इजिकल्स टू, आपको दे रखा है एक्स का क्यूब +5, तो पूछ रहा है कि एफ इनवर्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स को वाई मान लो, तो अगर आप इसको वाई मानते हो तो वाई बराबर एक्स का क्यूब +5 आ जाएगा, तो यहाँ से एक्स का क्यूब आएगा वाई -5 और एक्स आएगा वाई -5 का 1/3, ठीक है ना, क्यूब का 1/3 ही होता है, तो ये एक्चुअली एफ इनवर्स ऑफ वाई है, जो कि वाई -5 का 1/3 है, तो मुझे एफ इनवर्स ऑफ एक्स पूछ रहा है, ये होगा एक्स -5 का 1/3, ठीक है, बी ऑप्शन, ठीक है। 5 - x नहीं चलेगा, x -5 ही चलेगा। 41 क्वेश्चन, ए से बी से सी डिफाइंड हो रहा है, बी द बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। देन जी ऑफ एफ का इन्वर्स आप कैसे लिख सकते हो, देखो जी ऑफ एफ का इन्वर्स आप ऐसे लिखते हो, एफ इन्वर्स ओ, ये ओ नहीं है मतलब ऐसा वाला हो है, ओ जी इन्वर्स, रिवर्स में लिखते हो आप इसको, ठीक है ना, इस तरह से इसको रिवर्स में लिखा जाता है, ये इसका मैंने शायद लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी मैंने क्लियर कर दिया था जब मैंने इस टॉपिक को पढ़ाया था, ये इन्वर्स को लिखने का तरीका होता है, ठीक है ना। अब इसके लिए कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट ऑप्शन इज ए है, हमेशा इन्वर्स में ही लिखेंगे, देखो मैं समझाता हूँ, अगर एफ ऑफ जी का इन्वर्स लिखना होगा तो आप इसको लिखोगे जी इन्वर्स ओ एफ इन्वर्स, है ना, रिवर्स में लिखा जाता है, फंक्शन के इन्वर्स को रिवर्स में, है ना, मतलब मल्टीपल फंक्शन पे फंक्शन दे रखा है तो इन्वर्स को रिवर्स में लिखा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, R-3/5, ठीक है, ये आपका है और यहाँ से आर पे देखो ये लिखा हुआ है ना रेंज में, जिस तरह से 3/5 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, तो पता चलता है कि हाँ ये नहीं रखना है, क्योंकि ये रखते तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा फिर, ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे रेंज लिखी जाती है, आपको ध्यान रखना है। फिर एफ ऑफ एक्स मुझे दे रखा है यहाँ पर कितना, तो 3x + 2/5x - 3, ठीक है। अब हमसे ये पूछ रहा है देन एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या एफ एक्स है, या फिर एफ इनवर्स ऑफ एक्स -एफ एक्स है, या एफ ऑफ एक्स इजिकल्स टू -x है, या एफ इनवर्स ऑफ एक्स 1/19 ऑफ एफ एक्स है, तो यह चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शन के अंदर में 3 ऑप्शन के अंदर तो एफ इनवर्स की बात कर रहा है, तो मेरा सबसे बेटर दिमाग तो यही बोलता है कि एफ ऑफ एफ एक्स, ये भी एक अलग चीज़ है बट मैं एफ ऑफ एफ एक्स निकालने की बजाय क्यों ना सबसे पहले इन्वर्स चेक करूँ, उसका इन्वर्स क्या आ रहा है, 3 ऑप्शन इन्वर्स की तरफ जा रहे हैं, तो मुझे इन्वर्स चेक करना चाहिए, तो अपन फर्स्ट, अच्छा हालांकि ये ऑप्शन आप ये क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर दूं, ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, मतलब इसमें ऑप्शन से ही आप क्वेश्चन कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कुछ नहीं करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो चूज करना है। तो इन्वर्स कैसे निकलेगा, देखो एफ ऑफ एक्स को वाई मान लो, ठीक है, तो वाई बराबर 3x + 2 और 5x - 3, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो वाई से 5x - 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर अपना 3x + 2, तो 5xy -3y इजिकल्स टू 3x + 2, एक्स को उधर लेके जाओ वाई को उधर लेके आओ, तो 5xy -3x इजिकल्स टू 3y + 2, यहाँ से x कॉमन लो, अंदर बचेगा 5y - 3 इजिकल्स टू 3y + 2, ठीक है, फिर इसको डिवाइड में भेज दो तो x बराबर मिल जाएगा आपको 3y + 2/5y - 3, ये आपका f इनवर्स ऑफ x आपको मिल चुका है 3x + 2/5x - 3, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? 3x + 2 और 5x - 3 है तो बिल्कुल सेम ही आ रहा है, बिल्कुल सेम ही आ रहा है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना।
पहला ऑप्शन ही अपना करेक्ट हो गया, ये बिल्कुल एफ ऑफ एक्स के बराबर ही है, देखो आप ध्यान से। ठीक है, तो डेट इज द सॉल्यूशन, बाकी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अपने पहले ऑप्शन से आंसर करेक्ट हो गया है। फिर एफ जो है वो 0 1 से 0 1 पे डिफाइंड हो रहा है। ओके, एफ ऑफ एक्स दो वैल्यूज़ दे रखी है इसकी, ठीक है ना, ये ऐसे जब भी देगा तो दो वैल्यूज़ देगा, एक एक्स दे रखी है, एक 1 - एक्स दे रखी है। बोला है कि जब एक्स रेशनल होगा तो ये रखना है, और बोला है कि जब एक्स जो होगा इरेशनल होगा तब आपको 1 - एक्स रखना है। ठीक है, देन एफ ऑफ एक्स इज व्हाट, तो हमसे पूछ रहा है एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, ये हमसे पूछ रहा है। तो कंबाइन फंक्शन पूछ रहा है मुझसे एफ ऑफ एक्स, मतलब मुझसे सीधी सीधी भाषा में बोलो तो एफ ऑफ, ये ओ हटा दो, एफ ऑफ एक्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो मेरी बात सुनो, एफ ऑफ एक्स क्या होगा, तो एफ ऑफ एक्स के दो ऑप्शन है, एक्स भी है और एक 1 - एक्स भी है, लेकिन जो हमको डोमेन और जो को डोमेन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग तो लगता है कि ये रेशनल नंबर की बात कर रहा है। तो इसने इरेशनल का ऑप्शन क्यों दिया है पता नहीं, बट ये बात रेशनल नंबर की कर रहा है। अगर इरेशनल की बात करता है तो एफ ऑफ एक्स अगर रेशनल है तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसका एक्स आएगा, एफ ऑफ एक्स इजिकल्स टू एक्स इफ रैशनल, ठीक है ना, इफ रैशनल तो एक्स आना चाहिए। ठीक है, तो मेरा एक्स आ गया। फिर एफ ऑफ एक्स वापस, अब देखो अगर मैं रैशनल में पुट करता हूँ तो मेरा आंसर वापस रिवर्स में रैशनल ही आ रहा है, मेरा जो डोमेन है को डोमेन है वो भी तो रैशनल ही है, तो रैशनल पुट करने पर रैशनल ही आएगा, अगर रैशनल पुट करने पर रैशनल ही आने वाला है तो अगला नंबर भी रैशनल है। तो एफ ऑफ एक्स अगर वापस रैशनल है तो वापस मेरा आंसर कितना होगा, बिल्कुल एक्स हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स अगर मैं निकालता हूँ तो आंसर एक्स आएगा, इट इज आंसर। तो ऑप्शन सी जो है वो मैच कर रहा है बिल्कुल, तो ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन जो है वो 2 से इन्फिनिटी पे, यहाँ 2 बिलोंग कर रहा है, इन्फिनिटी नहीं कर रहा है, से आर पे डिफाइंड हो रहा है, और एफ ऑफ एक्स हमको दे रखा है एक्स स्क्वायर -4x + 5। ठीक है, तो आपसे पूछा है रेंज क्या होगी, मैंने आपको कई बार बोला है कि रेंज जो होती है हमेशा y की पॉसिबल वैल्यूज़ होती है, तो y की वैल्यूज़ क्या क्या आ सकती है। अब देखो 2 से इन्फिनिटी पे डिफाइंड हो रहा है फंक्शन आपका, अगर ये 2 से इन्फिनिटी पे हो रहा है तो आप दो पॉइंट्स पे काउंट कर सकते हो, 2 पे और इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो इन्फिनिटी को शामिल नहीं किया है ना, सॉरी इन्फिनिटी को शामिल नहीं किया है, इन्फिनिटी मत रख देना गलती से, 2 पे तो आ रहा है एटलीस्ट। तो एफ ऑफ एक्स आपको कंडीशन तो मतलब इक्वेशन तो वैसे भी आपको दे रखी है, तो आप यहाँ पे सीधा 2 पुट करके देख लो, तो 2 का स्क्वायर -4 × 2 + 5, 4 और 5 9 में से 8 गया तो एक बचेगा। ठीक है, यानी कि जो मिनिमम है वो तो आपको मिल चुका है, इट इज़ 1। ठीक है, अब बात करें मैक्सिमम की, तो इन्फिनिटी तो आप पुट कर नहीं सकते, ठीक है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी आप पुट कर नहीं सकते, लेकिन ये है कि एक आइडिया लग जाता है आपको कि आगे के आप कोई भी वैल्यू चाहो तो आप पुट कर सकते हो, लाइक आप 2 पुट कर सकते हो, और 2 तो आपने कर दिया, सॉरी 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, तभी पे आपको कुछ ना कुछ आंसर तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना, आप पुट करके देख सकते हो। रही बात 2 से कम वैल्यू को पुट करने की, तो वो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि आपका डोमेन अलाउ नहीं कर रहा है, डोमेन जो है वो 2 से इन्फिनिटी पे है, तो डोमेन नहीं अलाउ करता है आपका, ये डोमेन है आपका ना, ये रेंज नहीं है, रेंज तो निकाल रहे हैं अपन, ये डोमेन है, ये डोमेन है, तो डोमेन नहीं अलाउ कर रहा है 2 से पहले की वैल्यू रखने को, तो इसका मतलब ये कि मैक्सिमम जो है वो आपका इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो रेंज तो आपको वैसे पता चल चुकी है, 1 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है ना, बी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन क्या इसका कोई प्रॉपर तरीका भी है, तो इसका बिल्कुल एक प्रॉपर मेथड है, अगर आपको निकालना हो एग्जैक्ट आपको रेंज निकालना हो तो आप इन्वर्स की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, इन्वर्स की आप हेल्प ले सकते हो, जैसे मैं एक बात बताता हूँ, एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है x² -4x + 5। ठीक है, तो आप इसका इन्वर्स निकाल सकते हो, इन्वर्स कैसे, इसको y मान लो आप, x², अब देखो इसका आप है ना प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, मतलब सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो, तो आप इसको लिख सकते हो माइनस, यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो इसकी नहीं हो रही है, आप एक काम करो परफेक्ट स्क्वायर बना दो। ठीक है, तो 4 का 2 × 2 × लिख सकता हूँ मैं, तो प्लस का 2 स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर कर देता हूँ, +5 यहाँ पे ऑलरेडी है, परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूँ, ठीक है ना मैं। तो y बराबर देखो परफेक्ट स्क्वायर a² -2ab
प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और इधर जो होगा 2 का स्क्वायर 4, माइनस का 4 प्लस 5 यानी प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसको 1 को उधर भेज दो तो y माइनस 1 आपको मिल जाएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ से आपको देखो स्क्वायर हटाकर तो रूट लग जाएगा, तो रूट ऑफ y माइनस 1 आपको मिल जाएगा x माइनस 2, और x आपको मिल जाएगा 2 को उधर भेज दो प्लस हो जाएगा, तो रूट y माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, ढंग से लिख देता हूँ मैं, 2 को पहले लिख दो, 2 हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 2 प्लस रूट में y माइनस 1, ये आपको x मिल रहा है। इस कंडीशन में भी आप चाहो तो वैल्यूज पुट कर सकते हो। इसके अलावा आप ये देख के पता कर सकते हो कि y में 1 तो रख सकता हूँ, y में क्या रख सकता हूँ, 1 तो रख सकता हूँ, लेकिन 1 से छोटा नंबर में नहीं रख सकता। ठीक है ना, क्योंकि 1 से छोटे नंबर पे क्या हो जाएगा, ये जो आंसर है आपका वो रियल नंबर से बाहर चला जाएगा, इमेजनरी नंबर बन जाएगा। सभी को पता है रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, क्योंकि इमेजनरी नंबर होता है, तो इमेजनरी नंबर नहीं आना चाहिए, है ना, उसी के लिए अपन प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो ना, तो आप देख सकते हो कि 1 से छोटा कुछ पॉसिबल नहीं है आप। ठीक है, लास्ट एंड लास्ट 1 पॉसिबल है, 1 से लेके वैल्यू आप बड़ी कितनी बड़ी तो आप कितनी भी रख सकते हो, कोई भी वैल्यू रखो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो ये तरीका इसका है सही तरीका, और बाकी वैसे भी आप कर सकते हो। शॉर्ट है ये, तो शॉर्ट है भाई, डायरेक्ट करो ना भाई, वैल्यू रख के। कंसेप्ट अगर किसी को पता है तो डायरेक्ट वैल्यू रख के सीधा कर देगा, है ना, वो लॉन्ग टर्म मेथड पे क्यों जाएगा बिना मतलब से। तो एफ एन से आर है, फंक्शन डिफाइंड बाय 2x माइनस 1। देखो एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है इस बार 2x माइनस 1 बाई 2। ठीक है, और g जो है वो q से r पे, अनदर फंक्शन डिफाइंड बाय जी ऑफ एक्स आपको दे रखा है तो x प्लस 2। तो हमसे पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है g ऑफ f ऑफ 3/2 आपको निकालना है। ठीक है ना, g ऑफ f ऑफ 3/2। ठीक है, निकल जाएगा, तो इजीली हो जाएगा बच्चों। देखो ये भी देख लेते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले g ऑफ f ऑफ 3/2 हमको निकालना है। ठीक है ना, तो ये जो सॉल्व करने पर आएगा उसको हमको आगे सॉल्व करना है, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ उसको। ठीक है, तो g ऑफ f ऑफ 3/2 कितना आएगा, तो f ऑफ 3/2 रख दो, g को छोड़ दो, तो f ऑफ x अपने को दे रखा है 2x माइनस 1/2, तो डेट इज 2 इंटू 3/2 माइनस 1/2। ठीक है, ये कितना आएगा आपका, देखो तो g ऑफ, ये आपका रहा है 2 से 2 कटा, 3 माइनस 1 2, 2/2 यानी कि 1 आ रहा है। ठीक है ना, ये अपना 1 आ गया, तो g ऑफ 1 आपको निकालना है। तो देखो g ऑफ x कितना है आपका x प्लस 2, तो g ऑफ 1 क्या होगा 1 प्लस 2 डेट इज 3। तो g ऑफ f ऑफ 3/2 आपका आ रहा है 3, ये आपका 3 आंसर आ रहा है। तो 3 आंसर 1 है 7/2 है और नन ऑफ दीज है, तो ये 2 बार 1 आ गया है। तो यहाँ पे एक और गलती हुई है, ये डी है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अभी के जो सिनेरियो में आंसर है वो नन ऑफ दीज, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो नन ऑफ दीज लगाना पड़ेगा आपको। बाकी आप अगर ये 3 होता तो आप ये 3 करेक्ट हो जाता। ठीक है, जो भी ऑप्शन होगा वो देखा जाएगा। फिर 45, फिर 46। ठीक है, बहुत जल्दी अपन ख़त्म करने वाले हैं इस लेक्चर को। ठीक है, आई थिंक ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो एफ आर से आर डिफाइंड हो रहा है, एफ ऑफ एक्स 2x एक्स स्क्वायर और 3x, तीन फंक्शन डिफाइंड हो रहा है। तो एफ ऑफ माइनस 1, एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 4 तीनों का सम किया। देखो एफ ऑफ माइनस 1 जब आप निकालोगे तो माइनस 1 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 की कंडीशन में आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी 3x वाली। तो 3 के अंदर -1 दैट इज़ -3 आएगा। फिर सेकंड ये बोल रहा है एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ 2 भी आप निकाल सकते हो। देखो एफ ऑफ 2 जो है वो लाई कर रहा है बिटवीन 1 एंड 3, तो ये एक्स स्क्वायर वाली इक्वेशन को फॉलो करेगा, यानी कि 2 का स्क्वायर कर दोगे आप तो आपका 4 आ जाएगा। फिर लास्ट में ये बोल रहा है कि एफ ऑफ 4 निकालना है, तो एफ ऑफ 4 जो है वो किसको फॉलो कर रहा है, देखो एफ ऑफ 4 जो है किसको फॉलो कर रहा है 4 यानी कि 3 से ज़्यादा, यानी कि 2x को फॉलो करेगा, तो 2 इंटू 4 कर दोगे आप तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर तीनों को जोड़ने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो आप जोड़ ही दो भाई, -3 प्लस 4 प्लस 8, 8 और 4 12 में से 3 गए तो 9 बचेंगे। तो ये जो ए है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 9। फिर 47 इन द लास्ट क्वेश्चन इज, ये आपको दे रखा है 10x और ये पूछ रहा है कि एफ इनवर्स ऑफ 1 क्या होगा ना, पहले तो अपने को इनवर्स निकालना पड़ेगा फिर इसका 1 निकालना पड़ेगा। तो देखो इसको लेट तरीका तो वही रहता है बच्चों, एफ ऑफ एक्स बराबर वाई,
तो y बराबर क्या आ जाएगा 10x। ठीक है, अब आपको x निकालना, तो x अगर किसी ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो तो tan इनवर्स ऑफ y। ठीक, तो यहाँ पर देखो x तो ये मिल चुका है अपने को, दैट इज f इनवर्स ऑफ y हमको मिल चुका है tan इनवर्स y। तो हमारा f इनवर्स ऑफ x क्या हो जाएगा, दैट इज tan इनवर्स x। हालांकि इन सब से इसको मतलब नहीं है, इसको मतलब है कि हमको निकालना है f इनवर्स ऑफ 1 निकालना है बस, मतलब tan इनवर्स 1 के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, तो tan इनवर्स 1 जब आप सॉल्व करते हो तो अपन जानते हैं कि इसका जो आंसर है tan की वैल्यू 1 कब आती है, ये π/4 पे आती है। ठीक है, तो π/4 और इसके रिस्पेक्टेड जितने भी आंसर है वो सारे आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो π/4 यहाँ पे आ रहा है, बट 2-3 बातें अपन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, पहली बात तो ये कि π/4 इसकी अकेली वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये जो वैल्यूज़ है ये इसकी वापस रिपीट होती है, मतलब जो 1 है आपको वैल्यू मिल जाती है ऑल साइन tan cos थर्ड क्वाड्रेंट वापस मिलेगी आपको। तो थर्ड क्वाड्रेंट कितने के बाद में आएगा, कितने एंगल के बाद आएगा, तो 180 डिग्री के बाद में आ जाएगा, यानी कि पाई के बाद में आ जाएगा। तो पाई प्लस π/4 पे भी आपको ये वैल्यू मिलेगी। फिर वापस 360 पे रिपीट होने के बाद में 2π प्लस π/4, यानी कि जो ये वैल्यू है मुझे कहाँ कहाँ मिल सकती है, तो वैल्यू मुझे मिल सकती है nπ प्लस π/4 पे। ठीक है, तो मुझसे कोई पूछे कि मेरा आंसर क्या होगा, तो nπ प्लस π/4 मेरा आंसर होना चाहिए। पर मुझे लगता है इस क्वेश्चन में एक गलती है। क्या गलती है, इस क्वेश्चन में एक गलती है कि इन्होंने क्या किया है, जो उसका डोमेन है 10x का वो रियल नंबर दिया है। अब 10x का जो डोमेन है वो रियल नंबर से कुछ कम होता है, तो इसमें एक्चुअली 1090 इंक्लूड नहीं होता। देखो अगर मैं 90 डिग्री पे निकालता हूँ ना, तो 10 ऑफ 90 डिग्री, ठीक है रेडियन, चलो रेडियन लिख देता हूँ, मैं रेडियन लिख देता हूँ। 10 ऑफ π/2, 10 ऑफ 90 डिग्री पे 10 π/2 डेट इज़ नॉट डिफाइंड। ये डिफाइंड ही नहीं होता आपका, क्योंकि 1090 जो होता है वो सभी को पता है कि 1/0 होता है, नॉट डिफाइंड होता है, तो ये डिफाइंड ही नहीं हो रहा है आपका। अब ये डिफाइंड नहीं हो रहा है, इसका मतलब π/2 तो माइनस करना था एटलीस्ट, मतलब रियल नंबर से इसको π/2 माइनस कर देना था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को क्वेश्चन की गलती मानूँ कि इसने r माइनस π/2 नहीं लिखा है, तो ये आंसर है। और मैं मानूँ कि क्वेश्चन यही है, रियल नंबर से रियल नंबर, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह फंक्शन 1 1 नहीं है। अगर ये फंक्शन 1 1 नहीं है तो इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, यानी कि इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो एफ इन्वर्स 1 क्या एग्जिस्ट करेगा, तो इसका आंसर है कि डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब आप मुझसे पूछे कि सर इसके दो आंसर कैसे पॉसिबल है, दो आंसर नहीं पॉसिबल है, मैंने दो केस आपको बताए हैं। एक केस मैंने आपको ये बताया है कि यहाँ पे अगर इन्होंने लिखने में गलती करी है तो बी आंसर हो सकता है। ठीक है, और अगर लिखने में गलती नहीं करी है, परफेक्ट लिखा है, ठीक है ना, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। और मुझे लगता है कि इन्होंने कोई गलती नहीं करी है, सी इसका करेक्ट आंसर ही है। ठीक है ना, तो डज नॉट एग्जिस्ट इसका सही आंसर होगा। और इसका रीज़न क्या लिखोगे, बिकॉज, बट, once again but, because function is 1 1, because 10x is 1 1। ठीक है, तो इनवर्स, सॉरी 10 मैनी वन सॉरी मैनी वन, 1 1 नहीं मैनी वन, 1 1 में तो होता है 10x इज मैनी वन, सो इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, 1 1 होना चाहिए अगर इन्वर्टिबल हो उसके लिए, तो 1 1 नहीं है ये, है ना, दैट इज मैनी वन, ये मैनी वन है। मैं कुछ गलत बोल दिया तो माफ़ करना, मैं ये बोलना चाह रहा था। ठीक है, मैनी वन है, 1 1 नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये इसका सही आंसर होना चाहिए। तो इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, सॉल्यूशन आप ज़रूर देखिएगा, सॉल्यूशन से ही आपको आइडिया मिलेगा, कंसेप्ट आपके जो क्लियर होंगे, वो कंसेप्ट के लिए आपको ये पीडीएफ वाकई में देखना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत हेल्पफुल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपने वीडियो देखा है तो।